अस्सलाम वालेकुम। हमारा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जो टॉपिक चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज पार्टीशन, तकसीम जिसको कहते हैं या हमारी लोकल लैंग्वेज में कहीं वंडा भी कहते हैं। तो इसका बहुत रोले भी होते हैं, इसके लिए हम सिविल सूट भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें होने के बावजूद नहीं, इसके नहीं, जो आपका रेवेन्यू का मैटर्स है, रेवेन्यू की सारा मामला है, तो फर्स्ट रेमेडी आपके पास दो पैरेलल रेमेडीज होती है। आप इन सारी को वेव करोगे तो इधर आ जाओगे, या तो ये वेव कर दो। अगर ये पूरी एक चेन है ना, आप रेवेन्यू ऑफिसर से लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाओगे, और अगर तो यहाँ पे नहीं आना तो आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट भी चलते हो, तो वो भी इसको इंटरटेन कर लेते हैं। लेकिन फिर आप ये वेव कर देते हो, वो एक लेन अलग है, ये लेन अलग है। ठीक है। अच्छा, खैर, पार्टीशन, वंडा या तकसीम क्या होता है, ये कैसे होता है? एप्लीकेशन दी जाती है रेवेन्यू ऑफिसर को। अब वो रेवेन्यू ऑफिसर कौन होगा? उसने कहा नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट, उससे कम का ये रैंक का बंदा नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। फिर एप्लीकेशन दी जाती है, जिसको प्रॉब्लम होती है वही एप्लीकेशन देता है कि जनाब हमारा तकसीम कर दी जाए। बाज़ तकसीम के रोले पड़ जाते हैं। इनहेरिटेंस के बाद बाज़ तो हम बाहमी रजामंदी से कुछ चीज़ें क्या करते हैं, तकसीम कर लेते हैं। ये तुम ले लो, ये मैं ले लेता हूँ। वो एक बड़ा खूबसूरत म्यूचुअल एक होती है, वो भी आप 147 के तहत फिर उसको क्या करवाते हैं, कंफर्म करवाते हैं, अफर्म करवाते हैं बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। अच्छा, 147। हाँ, लेकिन आपकी एप्लीकेशन अदरवाइज भी सुनी जा सकती है। ऐसी सूरत में ये कब, कैसे, क्यों? बाज़ुकात कोई ऐसी ज़मीनों का रोला, को शेयर होते हैं ना, को ओनर होते हैं, रोले उन्हीं में पड़ते हैं। वो कहता है एक साइड इसकी नहर के पास लगती है, तुम वो ज़मीन मैं ले लो। एक कहता है कि ये रोड के साथ लगती है, ये मैं ले लूँ, पिछली उसको दे दी जाए। बस इन चीज़ों के चक्कर होते हैं। वजह ये होती है फिर पार्टीशन क्यों करवाई जाती है, ये वजूहात होती है। और इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, अगर वरासत का है तो वरासत के लिए जो पहले वरासत का इंतकाल होगा, क्या होगा? इनहेरिटेंस म्यूटेशन होगा। इनहेरिटेंस म्यूटेशन के बाद ये रेवेन्यू ऑफिसर की ड्यूटी है, ये फिर सारी पार्टीज को नोटिस करके बुलवाए और उनको कहे जी आपको लोगों का ये हमने क्या करना है, ये शेयर्स बनते हैं, इसको दे दो। तो वो बुलवाना फिर ये इनका काम है। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, कितने अरसे में हो सकती है, कब हो सकती है, ये डिसाइड कितने अरसे में करेगा। वो कहता है 180 डेज में डिसाइड करेगा। कौन? रेवेन्यू ऑफिसर, पार्टीशन की एप्लीकेशन पे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता और उसको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा, तो 15 दिन एक्सपायर टाइम होने से 15 दिन पहले वो ऊपर जो है अपनी एप्लीकेशन देगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। वो उसको मज़ीद जो है जो वो टाइम दे सकता है, वो 60 डेज से ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर तो उसके अंदर टाइटल का रोल है, मतलब ज़मीन अभी क्लियर ही नहीं, टाइटल क्लियर ही नहीं है, वो कहता मेरा है, वो कहता मेरा है, वो कहता दोनों का नहीं है टाइटल, तो पहले अपनी ज़मीन का टाइटल तो लेके आओ, डिक्लेयर तो करवा के लाओ कि आप ओनर हो। तो ऐसी सूरत में उसको 180, ये टाइटल का भी डिक्लेयर ये खुद ही कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर, इसके पास भी पार है। और अगर टाइटल की सूरत में तो फिर 180 डेज मोर इसको दिए जाते हैं, एडिशनल दे दिए जाते हैं। ठीक है। और अगर इससे कोई अग्रीव्ड है इसके फैसले से, तो वो फिर अपील प्रेफर करेगा, ये ही बताएगा कि आपकी अपील कहाँ हो सकती है। ठीक है। तो ये इसके बारे में रूल्स भी बनाए जा सकते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा, सैंक्शन लेगा गवर्नमेंट से। तो ये टोटल आपका है। इसके अंदर अब क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो टाइटल का क्वेश्चन होता है और दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करो, किस तरह डिवाइड होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा। ठीक है। और या तो डिवीजन का टाइटल का, या फिर किस मॉड से डिवीजन हो, इसका चक्कर हो सकता है। डिवीजन में होगा कि किस मॉड से होनी चाहिए, किस जरिए से होनी चाहिए, कितनी कैसे होनी चाहिए, या फिर टाइटल का। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन को यही सॉल्व करता है। और उसके बाद फिर वो पार्टीशन
हो जाती है। अगर कोई विड्रॉ करना चाहे, अपील करते हैं, अपील में कहता है मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, और कोई क्लेमेंट कहता है जनाब मैं इससे विड्रॉ करता हूँ, मैं ये नहीं लेता, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ता, तो जितने बाकी रह जाएंगे फिर वो केस अपना कंटिन्यू करेंगे। ये सारा है 135 to 150 ओवरव्यू। अब इसको बे रीडिंग करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कैसे? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये सारी बातें मैंने यहाँ तक लिख दी है। वो रेवेन्यू ऑफिसर जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको इसका जवाब 150 में है, इसीलिए कि रेवेन्यू ऑफिसर कौन होगा? उसने कहा नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड। 150 में बताया हुआ है। 135 में रेवेन्यू ऑफिसर का जिक्र है, लेकिन उसका रैंक क्या होगा वो यहाँ पे बताया हुआ। ऑफिसर हु मे बी इम्पार्ट टू एक्ट अंडर दिस चैप्टर, मतलब पार्टीशन के चैप्टर में कौन एक्ट करेगा। ये चैप्टर 11 है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का, और इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन है। कहते हैं एनी ज्वाइंट ओनर ऑफ लैंड मे अप्लाई टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर पार्टीशन ऑफ हिज शेयर इन द लैंड इफ एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन द शेयर इज रिकॉर्डेड अंडर चैप्टर 7 एंड हिज राइट to the share has been established by a decree which is still subsisting at the date. उसने कहा उसका राइट जनाब डिग्री के जरिए उसको मिल गया। एंड a written acknowledgement of the right has been executed by all person interested in the admission or denial thereof। या वो कहे जनाब ये तो है ही नहीं, तो या कहते हैं जनाब ये है, मालिक तो है हमारे साथ, तो ऐसी सूरत में वो क्या कर सकता है? ज्वाइंट खाते वाला, ज्वाइंट ओनर। डिग्री के जरिए मालिक की बात मुझे देखिए आपने, मैं कहता हूँ मेरी जमीन आप कहते हो आप है, तो जीत जाते हो, आप कहते हैं जी दोनों मालिक है, तो डिग्री के जरिए डिक्लेयर हुए ना मालिक। अच्छा, सिविल कोर्ट से डिग्री तो सिविल कोर्ट ही जारी करता है ना। इसके भी जो ये जारी करेगा ऑर्डर, वो भी डिग्री की ही सूरत रखता है। और तो सर होती है ना कि आपकी इनहेरिटेंस चलती आ रही है। इनहेरिटेंस कैसे चलती है ये भी मुझे बताइएगा सर। वो आपके फोरफादर होते हैं, उनसे वो आगे कैसे आती है? सर ये रेवेन्यू वाले, तो बस फिर वही बात हम कर रहे हैं कि रेवेन्यू का है कि जिस इंतकाल होता है, जो रिकॉर्ड अपडेट करते हैं वो डेफिनेटली। मैंने सबसे पहले अभी आप रुक जाए, मैं आपको आगे पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? आगे 135A मैंने पहले बताया इनहेरिटेंस की सूरत। अब है पार्टीशन इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने कहा था कि दो तरह से पार्टीशन है, या तो आप लड़ के रेवेन्यू ऑफिसर से पार्टीशन करवा लो, या आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करवा लो और उससे फॉर्म करवा लो। 147 वाली बात बताई थी। तो यही बात है ना जो हम फोर फादर से लेते हैं, हम आपस में ये हिस्सा तुम रख लो, बड़ा कहता है ये छोटे का ये तुम्हारा, हम पार्टीशन कर लेते हैं, उसको कहते हैं ये ना इंतकाल इंदे ना कर दे, ना इंदे ना कर दे, तो वो इंतकाल हो जाते हैं, वो रोला ही नहीं पड़ता। तो सर जब आप भी बता रहे थे कि जब म्यूटेशन वो करेगा, इनहेरिटेंस को अपडेट करेगा रेवेन्यू ऑफिसर या महकमा माल जो भी है, तो वो नोटिस करेगा। देखिए बात ये है कि जिस वक्त आपके फोर फादर की बात वो चले गए, तो उसके बाद अगर आप जाते हो तो पहले सबसे पहले इनहेरिट विरासत का इंतकाल करेगा, और आपको नोटिस भी होंगे ना कि आप सारे आए विरासती इंतकाल हुआ है। विरासती इंतकाल के बाद वो फर्दन जिसका अपने लेना, आपके ना चढ़ गया, आपके ना चढ़ गया, आपके नाम चढ़ गया, ऐसा होता है। क्योंकि सारी डिवीजन उनके पास रिकॉर्ड में होती है। हाँ, डिवीजन नहीं होती वहाँ के, उनके पास रिकॉर्ड होता है। स्टेट है कितनी, हाँ, वो सारों के पास जो शजरा पार्चा है वो उनके पास अक्स शजरा होता है, उससे देख लेते हैं कि ये कहाँ है, फिर उसको डिवीजन करनी। इसीलिए तो वो अगर किला नंबर 1 है तो 1 के अंदर 4 लोग आ गए तो 1 A 1 B 1 C उस तरह हो जाते हैं, तो उनकी पार्टीशन हो जाती है। अच्छा, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 135 वाली बात को छोड़ो, बावजूद इसके इमीडिएटली आफ्टर द इनहेरिटेंस म्यूटेशन, इनहेरिटेंस म्यूटेशन के फौरन बाद आपके वाली हैज बीन सैंक्शन एंड विदाउट एनी एप्लीकेशन, उधर अप्लाई कर रहा था, ये अप्लाई नहीं कर रहा, एप्लीकेशन के बिना, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सर्व नोटिस ऑन ऑल जॉइंट ओनर्स, लैंड ओनर्स ऑफ द होल्डिंग टू सबमिट विद इन 30 days a scheme of private partition agreed to all the joint owners। वो उनको नोटिस करेगा भाई अगर आप लोगों ने आपस में करना है तो प्राइवेट स्कीम बनाई है तो आप उसको लेके आओ, 30 दिन के अंदर मुझे सबमिट कराओ। अगर वो करवा देते हैं, if the scheme of private partition under subsection 1 is submitted, the revenue officer shall affirm the scheme
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 147। ठीक है, फिर वो कहेगा अच्छा ये तो ना हो कि मिली बगल से वो नोटिस भी करेगा, लिखवाएगा भी कि जनाब इसका पार्टीशन का इंतकाल होने लगा, तो निकाल कर दी। फिर notwithstanding anything contained in this act, a scheme for private partition between all the joint landowners may include site of town or village। ये पार्टीशन साइट ऑफ टाउन और विलेज में भी की जा सकती है, ये रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। फिर if the scheme under subsection 1 is not filed within the stipulated time, 30 दिन दिए थे नहीं किया उसने, the revenue officer shall immediately commence proceeding for partition of joint holding। फिर वो पार्टीशन प्रोसीडिंग स्टार्ट। ये 135 ए था। ओके सर। 136 है रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन ऑन पार्टीशन। ओके सर। किन में लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन कैसे, कौन सी पार्टीज में, जिस तरह कब्रिस्तान है, बरियल ग्राउंड्स हैं, ठीक है, या आपका कोई भी एम्बैंकमेंट्स हैं, वाटर कोर्सेज हैं, वेल्स हैं, टैंक्स हैं, इनको जो है प्रॉपर्टीज को जो पार्टीशन है वो नहीं होगी और 135 के बाद होगी। मतलब पहले पार्टीशन जो निकाल होने हैं उसके बाद देखना है कि ये ज़मीनें अब जो है क्या करेंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप है, बरियल ग्राउंड है, कॉमन बिफोर पार्टीशन शैल कंटिन्यू टू बी सो हेड आफ्टर पार्टीशन, जो पहले थी जैसे वैसे ही रहेंगे। ठीक है सर, अगर प्रॉपर्टी पे कोई इस तरह की है मामला तो फिर वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और एनी ग्रेजिंग ग्राउंड है, चरागाह कहीं बनी हुई है, एंड एनी लैंड विच इज ऑक्युपाइड एट द साइट ऑफ टाउन और विलेज may be refused if in the opinion of the revenue officer the partition of such property is like to cause inconvenience, यानी कोई अगर रास्ता to the co-sharers or other person directly or indirectly interested in therein are to dismiss the utility thereof of those persons, तो उसका रास्ता है वो ही बंद हो जाएगा, मैं ये क्यों कर सकता हूँ, तो ये नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं 136 के अंदर। 137 कहता है कि नोटिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन, अब फिर दोबारा उस बात से शुरू हो रहा है कि नोटिस करेगा, कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर रिसीविंग एप्लीकेशन 135 के तहत जब आती है तो वो नोटिस करता है इफ इट इज इन ऑर्डर एंड नॉट ओपन टू ऑब्जेक्शन ऑन द फेस ऑफ इट, अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है फिर नोटिस करेगा, फिक्स अ डेट, एक डेट रखेगा फॉर हियरिंग देयरऑफ, तो आप आओ भाई आप लोगों को सुन देता हूँ। कॉल नोटिस ऑफ एप्लीकेशन नोटिस करेगा एंड ऑफ द डे ऑफ फिक्स को शेयर को करेगा, और अगर कोई और इंटरेस्टेड है उसको भी करेगा। तो ये 137 सर 137 136 रिस्ट्रिक्शंस वाला था जी। अच्छा ये 137 और 137 क्या है सर? नोटिस जी शाबाश। 138 है एडिशन ऑफ पार्टीज टू एप्लीकेशन। अब देखिए पार्टीज पहले लड़ रही हैं, हम जैसे कहते हैं 110 आ गई है, ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन एडिशन या स्ट्राइकिंग आउट ऑफ पार्टीज के लिए आती है ना, ऐड करो या स्ट्राइक आउट करो या आप ट्रांसपोज करो वो अच्छा, तो फिर ऐसी सूरत में अगर कोई इंटरेस्टेड है वो उसको सुनता है और सुनने के बाद अगर कहता है कि बननी चाहिए तो वो ऐड पार्टी कर सकता है। 38 में ना सर? वो 38 में 140 39 उसने वो ओमिट हो गया। 140 प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन आ जाती फिर क्या प्रोसीजर है? द रेवेन्यू ऑफिसर शैल असर्टेन द क्वेश्चन इफ इन डिस्प्यूट बिटवीन द पर्सन इंटरेस्टेड इन द पार्टीशन ऑफ द होल्डिंग, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, दो तरह के क्वेश्चन मैंने बताए थे, क्वेश्चन एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच पार्टीशन इज सॉट एंड question as to property to be divided or the mode of making the partition। दोनों में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो सुनेगा। फिर क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग, अगर टाइटल ऑफ होल्डिंग है तो वो भी ये क्या करेगा, हेयर करके सुनकर उस क्वेश्चन को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। ये 141 है। और अगर इसके पास ये जो हम इस पे करा रहे हैं हक सूट फॉर डिक्लेरेशन करते हैं सिविल में, मतलब इसके पास भी हाँ डेफिनेटली ये सिविल कोर्ट का ही काम करता है।
एज ए कोर्ट काम लेकिन करता सर है। आप जैसे इस तरह बता रहे हैं ना, मतलब माशाल्लाह से मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि अदरवाइज इस तरह से लोग, मतलब आपने कहा कि ये दोनों प्लेटफॉर्म जो पैरेलल तौर पे चलते हैं। पैरेलल तौर पे प्लेटफॉर्म तो पैरेलल खड़े हैं, लेकिन हाँ। आप रेमेडी एक अवेल कर सकते हैं एट अ एक टाइम। करना पड़ेगा। ये कर लें या ये कर लें। अगर ये कर लेंगे तो फिर वो वेव हो जाएगी कौन सी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। अगर वो कर लेंगे, वो चलने के बाद एंड पे अगर आप कहते हैं वहाँ पे कह नहीं जनाब आपका तो टाइटल यहाँ पे फिर भी हम नहीं कर सके, तो आप सिविल कोर्ट चले जाए, फिर दोबारा सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से वो लेन शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आप सीधा वहाँ चले जाएंगे तो ये वेव हो जाएगा आपका सारा का सारा। मतलब आप कलेक्टर से, कमिश्नर से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जा सकते हैं ना, ये एक पूरी लेन है, वो आप वेव कर देते हैं अगर आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट चले जाते हैं तो। ठीक है, पटवारी के पास जाओगे, तहसीलदार के पास जाओगे, वो तहसीलदार से कलेक्टर के पास, एससी के पास भेजेगा, असिस्टेंट कलेक्टर के पास, वो आगे एक एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर के पास, वहाँ से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक एक पूरी चेन है ये इनकी, ये सारा कुछ ही कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास सारी के सारी समझ। ज्यादातर लोग इसी तरह करते हैं कि वहाँ से छोड़ देते हैं तो इधर आ जाते हैं, वो डिटरमिन कर देता है, वो फिर उसको इंतकाल कर देते हैं। ठीक है ना, पार्टीशन का दावा भी हम उधर कर देते हैं सिविल में। ठीक है, हालांकि उधर भी हम कर सकते हैं। सर इनकी कोई टाइमिंग जैसे सिविल में नहीं होती तो इनकी भी अपनी लिखा तो हुआ है 1 महीने के अंदर अंदर हर बात का भी, ये देखो 30 डेज के अंदर नोटिस करेगा, हर चीज का टाइम दिया गया है ना। 180 डेज ऑल प्रोसीडिंग टाइम है। हाँ, वो है पार्टीशन को डिसाइड करने, यानी कि उसमें अभी आगे आ रहा है, वो आगे आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चंस, ये तो क्वेश्चन थे किसके, एंटाइटलमेंट का, डिवीजन हाँ, का। अब अदर क्वेश्चन 142 के अंदर है, वो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, कहते हैं एज टू डिवीजन, टाइटल का पहला सवाल था तो वो 141 में उसने डिसाइड कर दिया। ओके सर। और दूसरा डिवीजन का तो वो अदर क्वेश्चन है, वो कैसे डिसाइड करना है, वो कहता है when there is a question as to the property to be divided or the mode of making a partition, the revenue officer shall, after such inquiry as he deems necessary, record an order stating his decision on the question and his reasons for the decision. और अगर कोई इससे अग्रीव्ड है तो वो फिर कहाँ जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर उसको सर्टिफाई करेगा और उसको बताएगा कि क्या करे। रेवेन्यू ऑफिसर शैल स्टे फर्दर प्रोसीडिंग पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ अपील। कहते जब तक अपील है तो मैं फिर भी डिसाइड नहीं करता, वो कह देगा कि तुम मेरे ऊपर ये है, तुम उधर जाके अपील कर सकते हो, अगर तुम्हें ये मेरा डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो। वो आपको पता है कि डिसीजन असिस्टेंट कलेक्टर से कमिश्नर के पास, कलेक्टर से कमिश्नर, कमिश्नर से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो वो चेन तो आपको पता है। ठीक है, फिर अब अगर इफ एन एप्लीकेंट फॉर पार्टीशन इज डिससैटिस्फाइड with an original or appellate order of this section, ओरिजिनल असिस्टेंट कमिश्नर ने किया था और appellate कोर्ट ने और appellate ऑर्डर कर दिया, वो डिससैटिस्फाई करता है एंड अप्लाई फॉर परमिशन ऑफ विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसीडिंग, कहता भाई मैं नहीं, मैं विड्रॉ ही करता हूँ, मैं आता ही नहीं, तो फिर जो बाकी रह जाएंगे वो कंटिन्यू करेंगे और वो कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये बात थी इसके अंदर आपका 142 के अंदर। अब वो टाइम लिमिटेशन जो आप मेरे से पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे वो 142A है। ठीक है, वो कहते हैं टाइम लिमिट फॉर डिसीजन ऑफ पार्टीशन केसेस। कहते हैं द रेवेन्यू ऑफिसर शैल डिसाइड द केस ऑफ पार्टीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। मैंने 180 दिन लिखे यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, एंड इफ रेवेन्यू ऑफिसर फॉर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल नहीं कर सकता तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टाइम 15 डेज प्रायर टू एक्सपायरी फॉर एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इसका क्या करेगा, एक्सटेंशन ले लेगा डीसी से। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको एक्सेप्शनल केस में रीजन रिकॉर्ड करके 1 टाइम एक्सटेंशन दे देगा डिसीजन के लिए, जो कि नॉट एक्सीडिंग 60 डेज होगी, कंडीशन अप्रोप्रिएट बता करके इसको एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करें। लेकिन अगर इन केस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल, तो फिर उसको एडिशनल टाइम 180 डेज अगेन दे दिए जाते हैं।
अच्छा, in 100 case of division 60 days, हाँ, and in case of title जब उसने करना है तो वह फिर 180 180 अगेन दे दिया जाएगा। और इफ रेवेन्यू ऑफिसर फेल टू डिसाइड, ये बड़ा, अगर वो डिसाइड नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ओके सर, मतलब पार्टी कर सकती है, और वो पार्टी नहीं करती होती, डिसिप्लिनरी एक्शन कौन तो करता जो होता है? अथॉरिटी है वो, Definitely। तो आप अथॉरिटी के पास तो जा ही सकते हैं। मैंने वही कहा ना, जो पहले ऑर्डर जो उसका आया तो फिर ऑटोमेटिकली आप कहते हैं कि ये कंटेम्प्ट तो डीसी ने अगर ऑर्डर किया है तो डेफिनेटली हाँ, वो उसको कंटेम्प्ट, जिस तरह हम कहते हैं, कंटेम्प्ट भी लग जाती है। 143 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है पार्टीशन से हटकर है, वो कौन करेगा? कैसे पैसे देगा, कौन पैसे देगा, कौन खर्चा करेगा, कैसे खर्चा होगा? वो कहते हैं फिर मिलके जितने लड़ रहे हैं सारे मिलके करोगे, ठीक है। कहता है व्हेन एनी सच प्रॉपर्टी एज इज रेफर्ड इन द बी ऑफ 136 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन, the revenue officer may determine the extent to and the manner of which the co-sharer and other person interested therein may make use thereof and the proportion in which expenditure incurred therein। मतलब कौन अब संभाले, रोड़ा तो दोनों भाई बैठे ने। उसने कहा ये संभालता है तब तक, और इसका जो होगा, इस पे प्रॉफिट आएगा, वो रिस्पेक्टिवली बॉन्ड डिवाइडेड अमंग द पर्सन, वो जो होंगे आर एनी ऑफ दम, उनके अंदर डिवाइड होंगे। ये आपका 143। 144 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वो कहता है द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अपहोल्डिंग इनटू व्हिच लैंड हैज बीन डिवाइडेड ऑन अ पार्टीशन शैल बी डिटरमिन्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर मेकिंग द पार्टीशन। वो डिसाइड करेगा। द डिसीजन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1 as to the revenue to be paid in respect of each holding shall where the estate in which the holding is situated in respect to fixed assessment। वो असेसमेंट वाला आपका 67 वो उसमें तो हमने पढ़ा है, ठीक है। एक फिक्स असेसमेंट, जनरल असेसमेंट और स्पेशल असेसमेंट में 67 भी कर सकता है उसमें। वो तो आगे जाके स्पेशल की बात आती है ना। 67 में तो आपकी हाँ, नहीं है, वो तो 70 ऑनवर्ड इंक्रीज की बात करते हैं। थी ना, हाँ, फिक्स कर देता है, तो वो कह रहा था कि फिक्स की इन एडिशन भी मैं उसको कर सकता हूँ। डेफिनेटली वो हाँ। कब कर सकता है, उसकी फिक्स सर्कमस्टांसेस हाँ होते जी। हैं। और वो नीचे बता रहा है where new state has been created at a partition and the land revenue has been fraudulently or erroneously distributed among them, the board of revenue may within 12 years from the time of discovery of the fraud or error, जिस दिन हुआ उसके 12 साल के अंदर अंदर क्या करेगा? ऑर्डर अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू among the several states on an estimate of the assets of which state at the time of partition to be made conformably to the best evidence and information procurable respecting the same। ठीक है। फिर अगर फ्रॉड के जरिए इसको पता चलता है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 12 साल के अंदर अंदर एविडेंस लेके कहेगा कि ये स्टेट इतना देगी, ये इतना देगी, ये इतना रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। रीडिस्ट्रीब्यूट। जी। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन 145 पार्टीशन होगी, वो जो पार्टीशन होगी वो कैसे पता चलेगा? वो फिर एक इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट बना के देगा और उसके ऊपर ये लिखेगा कि ये 10 दिन से, परसों से, कब से टेक इफेक्ट है, ठीक है। एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ पार्टीशन अलॉटमेंट ऑन अलॉटेड और टू ऑन पार्टीशन 146 कहता है द ओनर होम द लैंड इज अलॉटेड इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्टीशन shall be entitled to possession thereof and as against the other parties to the proceeding and their legal representatives, वो उसको ले सकते हैं। and a revenue officer shall on application made to him for the purpose of by any such owner at any time within 30 years 3 years, मतलब जिस तरह डिग्री की एग्जीक्यूशन कराने के लिए जा सकते हैं तो ये भी जा सकते हैं। of the date recorded in the instrument of the partition under 145 पीछे 45 वाली बात, ये जो टाइम लिखा हुआ उसके अंदर and give effect to the instrument as so far as it concern the application and if were a decree of immovable property, जिस तरह डिक्री है उसी तरह उसको इफेक्ट करवाएगा, मतलब उसको क्या करवाएगा? एग्जीक्यूट करवाएगा। ये एग्जीक्यूशन जैसे उधर होती है ऑर्डर 21 वाली बात, ये 46 में वो बात करेगा।
एंड 47 है इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली इफेक्टेड, वो हमने पहले देख लिया कि जब प्राइवेटली आप स्कीम बनाते हो तो वो उसको कंफर्म कर देता है, सिंपल ये है। 148 पार्ट टू मेक रूल एज टू कॉस्ट ऑफ पार्टीशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, प्रीवियस अप्रूवल लेगा गवर्नमेंट से और रूल मेक कर सकता है the cost of a partition of the chapter and mod which cost to be appropriate and redistribution of land according to custom, फिर जब रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो बाकी कस्टम जैसे वहाँ का रीत रिवाज होगा उसके मुताबिक किया जाएगा। और एंड पे कहता है ऑफिसर टू हूम मे बी एम्पावर टू एक्ट, वो मैंने पहले बता दिया कि वो क्या होगा, द रेवेन्यू ऑफिसर बाय होम प्रोसीडिंग मे बी टेकन अंडर दिस चैप्टर शैल बी अ रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो एंड असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड। तो ये था जी आपका वंडा तकसीम लैंड रेवेन्यू पार्टीशन, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये वो टॉपिक है, जैसे मैंने लास्ट कहा था असेसमेंट, वो भी बार बार आने वाला टॉपिक है, ये भी जो पार्टीशन है ये भी बार बार आने वाला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।